इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती जारी है और रुझानात एक तारीखी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। 15 साल से बरसर इक़्तिदार ममता बनर्जी की हुकूमत का खात्मा होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी वो रियासत जीतने के करीब है जो बरसों तक उसकी दस्तरस से बाहर रही है। अगर बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये न सिर्फ उसकी एक तारीखी फतह होगी बल्कि 2029 में होने वाले आम इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ की मज़ीद कमज़ोरी का इशारा होगा। इन रियासती इंतखाबात में अहम इशूज़ क्या थे और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम क्यों लगा कि तकरीबन 90 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से इलेक्शन से पहले ही खारिज कर दिया गया, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। हुकूक इंसानी की तंजीमों की तशवीश के ईरान में गिरफ्तारियों, तशद्दुद और फांसियों का सिलसिला वसी हो रहा है। मुल्क के अंदर बढ़ते हुए खौफ के बारे में BBC के ज़राए क्या कहते हैं। और मुग़लों के ज़माने का बना सुपर कंप्यूटर इंडिया में मुस्लिम दौर की इजाद की बेहतरीन मिसाल जो महाराजा सवाई मन सिंह के हिस्से में आया था, लंदन में क्या कर रहा है। इंडिया की 4 अहम रियासतों में गुज़िश्ता माह होने वाले इंतखाबात के वोटों की गिनती आज हो रही है। इनमें तमिलनाडु, केरला, असम और मगरबी बंगाल शामिल हैं। रुझानात के मुताबिक मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मगरबी बंगाल में सन 2011 से लगातार TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है और ममता बनर्जी 15 बरस से रियासत की वज़ीर आला हैं। अगर इस रियासत में BJP जीतती है तो ये पहला मौका होगा जब वो रियासत में हुकूमत बनाएगी। सन 2021 के रियासती इंतखाबात में TMC को 215 और BJP को 77 नशिस्तें मिली थीं। मगरबी बंगाल की 294 में से 293 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे। अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को 148 नशिस्तें जीतना होंगी। इस बार के इंतखाबात में तकरीबन 7 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने 2 मराहिल में अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल किया है। पहले मरहले में जो 23 अप्रैल को हुआ था 92.8% वोटिंग हुई, जबकि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे मरहले में पोलिंग की शरह 91.4% रही। इंतखाबात में अहम इशूज़ क्या रहे और वोटर्स क्या कहते हैं, तफसील देखिए हमारे साथी समीत ककरू की तैयार की हुई इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता करीब 50 साल से मगरबी बंगाल में ज़्यादातर एक तरफा इंतखाबात होते रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में लेफ्ट हो या फिर TMC, जिस भी पार्टी को जीत मिली उसे भारी अक्सरियत भी हासिल हुई। गुज़िश्ता 15 साल से रियासत में ममता बनर्जी ने इक़्तिदार संभाला हुआ है, एक ऐसी लीडर जिनको दिल्ली में राहुल गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजर समझा जाता है। अगर ममता बनर्जी ये इंतखाबात हारती हैं तो न सिर्फ ये उनके करियर की सबसे बड़ी हार होगी बल्कि अपोजिशन इत्तेहादियों के दरमियान उनकी साख कमज़ोर हो जाएगी। तो सवाल ये है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात किन इशूज़ पर लड़े गए। रियासत में गरीबी, बेरोज़गारी, करप्शन और ख़वातीन की सेफ्टी अहम इशूज़ रहे हैं और तारीखी तौर पर लेफ्ट की हुकूमतों पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। TMC 15 साल बंगाल को बर्बाद किया है। इन लोगों की हमेशा नेगेटिव पॉलिसी रही है जिसका वजह से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बंगाल का सौभाग्य है कि पहली बार क्या है आज बंगाल में क्या डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। सारे लोग उनके बच्चे हैं, वो टेक केयर करते हैं ऐसे। और सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने दे दिया ना कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए हर हद पार कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर वो सबूत दे दिया है। आगे भी कुछ भी होगा किसी के ऊपर वो माँ बन के फिर से आएंगे, अपनी ममता की जो आंचल है ना फिर बिछा देंगे अपने बच्चों के लिए। बताया जाता है कि इस बार के इंतखाबात में लोग जिस तरह से इश्यूज पर डिवाइडेड थे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन के दोनों मरहलों में कुल पोलिंग की शरह 92.4% रही। ये इंडिया की आज़ादी के बाद से मगरबी बंगाल में किसी भी इलेक्शन में अब तक की सबसे ज़्यादा पोलिंग है। कई मुबस्सिरीन इस गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पोलिंग को वोटर लिस्टों के हालिया हुए SIR से जोड़ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि वोटर लिस्टों से 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने की वजह से वोटर लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है और ये ज़्यादा वोटिंग की वजह है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मगरबी बंगाल में BJP की मुमकिना जीत को तारीखी क्यों कहा जा रहा है? देखें, BJP काफ़ी अरसे से उसकी ये तमन्ना थी कि किसी तरह वो बंगाल में जीत हासिल कर सके और ये जो जीत इस वक्त नज़र आ रही है, लगता है कि वो 294 सीटों में 200 से ज़्यादा सीटें हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। अगर वो जीतती है, जिसका गालिब इम्कान यही है कि अब मुश्किल ही है कि वो
कि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी जीत सकें। बहुत वाज़ेह अक्सरियत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। तो अगर ये जीतती है तो ये बहुत बड़ी उसकी न सिर्फ जीत ही होगी तारीख़ी, बल्कि एक नज़रियाती जीत भी होगी, क्योंकि अब इस रियासत के बाद वो जो मुल्क की मशरक़ी इंडिया, साथ ही साथ शुमाली और जनूबी पूरे इंडिया जो है उसके अब ज़ेर इक़्तिदार आ गया है। और इसका एक दूसरा पहलू ये है, इसकी अहमियत ये है कि जो इलाक़ाई पार्टियां थीं जिसमें ममता बनर्जी इंडिया की सबसे उन ताकतवर रहनुमा में से थी जो मोदी और बीजेपी को बराह रास्त चैलेंज करती थी, टकराती थी, इनकी शिकस्त से जो अपोजिशन है न सिर्फ वो कमज़ोर होगी बल्कि जो इलाक़ाई जमातें पूरे इंडिया में हैं वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही हैं और बीजेपी उनकी जगह ले रही है। अच्छा, 90 लाख वोटर्स का वोटर लिस्ट से अखराज हुआ है, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की बताई जा रही है। तो क्या ये एक इंतज़ामी अमल था या ये एक सियासी फ़ैसला है? देखें, ये अमल चूँकि पूरे इंडिया में शुरू किया गया है, जिसमें से 12-13 रियासतों में ये अमल हो चुका है, लेकिन बंगाल में ये जो अमल हुआ है ये बिल्कुल अलग तरह का था। इस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किया गया, नए नए तरीक़े की इस पर नाफिज किए गए। और साथ ही जो 90 लाख जो डिलीशन हुआ उसमें 30 लाख के आसपास तो जिनमें कुछ का इंतकाल हो गया, कुछ शिफ्ट कर गए, लेकिन 60 लाख वोटर ऐसे थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके डिलीशन से इस नतीजे पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि इसमें एक बड़ी अक्सरियत न सिर्फ मुसलमानों की थी बल्कि ऐसे हिंदुओं की थी जो अमूमन जिनके बारे में जो तजियाकार हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी को वोट देते रहें। तो इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा भी शामिल था और कई लोगों ने इस जो पूरा प्रोसेस था SIR का, इस पर काफ़ी सवालिया निशान लगाए हैं। बहुत से सवालात पैदा हुए हैं इसके बारे में। दिल्ली से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर कीजिए एक ऐसा आला जो वक्त बताए, सितारों का नक्शा खींचे, काबे की सिमत बताए, इमारत की ऊंचाई और कुएं की गहराई नापे, और ये सब कुछ बग़ैर किसी बैटरी के, बग़ैर किसी इंटरनेट के। ये कोई ख्वाब नहीं, ये आज से 400 साल पहले लाहौर में बना एक आला है। यह आला हाल ही में लंदन में नीलाम हुआ है, वो भी रिकॉर्ड कीमत पर। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। ये सिर्फ एक नीलामी की कहानी नहीं बल्कि लाहौर के उन दो भाइयों की कहानी है जिन्होंने 400 साल पहले वो कुछ बनाया था जो आज भी दुनिया को हैरान कर रहा है। 17वीं सदी में लाहौर मुग़ल सल्तनत का एक अहम इल्मी और तहज़ीबी मरकज़ था। इसी दौर में कायम मोहम्मद और मोहम्मद मुक़ीम, दो मुसलमान भाइयों ने एक ऐसा एस्ट्रोलाब तैयार किया जो अपनी नौइयत का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा आला था। ये एक गोल धाती आला है जिसे सदियों पहले वक्त जानने, सितारों का मुशाहिदा करने और समत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में यह आला लंदन के मारूफ नीलाम घर सोदबीज़ में 22 लाख पाउंड में फ़रोख्त हुआ है, जो मुस्लिम दुनिया के किसी भी फल्कियाती आले की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी रकम है। सदियों बाद यह आला जयपुर के हिंदू महाराजा सवाई मान सिंह दोयम के शाही ज़ख़ीरे का हिस्सा बन गया और फिर उनकी अहलिया महारानी गायत्री देवी के पास आया। मुसलमान कारीगरों का शाहकार, एक मुसलमान नवाब की अमानत और फिर एक हिंदू शाही ख़ानदान का कीमती ख़जाना बरसगीर की मुश्तरका तहज़ीब की मिसाल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की माहिर डॉक्टर फ्रेडरिका ने इसे जदीद स्मार्टफोन से तशबीह देते हुए कहा है कि आप इससे ग़ुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब का वक्त मालूम कर सकते हैं, किसी इमारत की ऊंचाई और कुएं की गहराई नाप सकते हैं, फासला जान सकते हैं, बल्कि इससे मुस्तकबिल की पेशगोई भी की जा सकती है। इस आले पर फ़ारस में 38 सितारों के नाम लिखे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा फ़ारसी में, और साथ ही संस्कृत में भी राइटिंग है इस पर। 94 शहरों की लंबाई और चौड़ाई दर्ज है, जिनमें मक्का, लाहौर, कश्मीर और अजमेर शामिल हैं। सोदबीज़ का कहना है कि आला अपनी हालत और शाही तारीख़ की वजह से गैर मामूली है और इसकी दुरुस्ती इतनी बारीक है कि ये एक दर्जे के तीसरे हिस्से तक पैमाश कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये आला सिर्फ एक साइंसी शाहकार नहीं बल्कि इस खित्ते की उस मुश्तरका वर्षे की गवाही है जो आज भी लंदन के नीलाम घरों में करोड़ों में बिकता है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ का प्रोग्राम जहानुमा, और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है कि ईरान जंग के आगाज़ के बाद मार्च में दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमदरफ्त में 2/3 कमी रिकॉर्ड की गई है। दुबई इंटरनेशनल दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है, जहां मुसाफिरों की तादाद घटकर 25 लाख रह गई है।
حالیہ جنگ کے دوران ایران نے متعدد بار وہاں راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ ماسکو میں رات گئے حملے کے دوران ایک یوکرینی ڈرون ایک عمارت سے ٹکرا گیا، جب 2 دیگر ڈرون شہر کے قریب پہنچنے پر مارے گئے۔ ماسکو کے میئر کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنگ کی شروعات سے لے کر اب تک یوکرین کی جانب سے روس پر ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں۔ فلپائن میں ملک کے سب سے فعال آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بیکول خطے میں واقع ماؤنٹ مایون سے ہفتے کے روز آسمان میں راکھ کا ایک بڑا بادل اٹھا۔ پہاڑ کے ڈھلانوں پر رہنے والے 5000 سے زیادہ افراد اب عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ میونسپل ورکرز سڑکوں سے راکھ صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اب اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کا ذکر۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک امریکی بحری جنگی جہاز کو آبنہ ہرمز میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایرانی فوج نے میزائل داغے ہیں۔ تاہم امریکی فوج نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے کسی بحری جہاز کو ایرانی میزائل نہیں لگا ہے۔ تہران نے کہا تھا کہ اس نے آبنہ ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ایک بحری جنگی جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایرانی بلاکیڈ کی وجہ سے اس واٹر وے میں پھنسے ہوئے تجارتی جہازوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرے گا۔ ایرانی فوج نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکی فورسز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کی کوشش کی تو وہ ان پر حملہ کرے گا۔ اس دوران انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایران کی حکومت پر وسیع پیمانے پر گرفتاریوں، تشدد اور سزائے موت دینے کے الزامات لگائے ہیں۔ ملک میں قابل بھروسہ ذرائع کی مدد سے بی بی سی نے چند ایسے افراد سے بات کی ہے جو ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دیکھیے نامہ نگار فرگل کین کی رپورٹ۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ حکومت نہیں گری۔ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہر سو موجود ہیں۔ معمولاتی زندگی بظاہر لوٹ آئے ہیں، مگر اس نوجوان جوڑے کی طرح بہت سے دوسروں کے لیے امید کی جگہ مایوسی لے رہی ہے۔ یہاں ان کی گفتگو صداکاروں کی مدد سے پیش کی جا رہی ہے۔ تبدیلی آئے گی، وہ تو آ چکی ہے۔ تبدیلی پاسداران انقلاب کے ہاتھ آ گئی ہے۔ ملک میں خرابی ہی خرابی ہے۔ شروع میں نہیں چاہتی تھی کہ جنگ ہو، پھر جب انہوں نے بڑے لیڈرز کو مارنا شروع کیا تو میں ہر ایک کی موت پر بے انتہا خوش ہوتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں۔ میں جو چاہتی تھی ویسا نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ان کے جنگ جیتنے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کو میں اپنا دشمن سمجھتی ہوں۔ حکومت اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 21 سیاسی مخالفین کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، جیسے 18 سالہ امیر حسین خاتمی، بابک علی پور، پویا خبادی اور امیر علی میر جعفری۔ یہ جنوری میں گرفتار کیے گئے مظاہرین میں سے ایک تھے۔ سوزن ان لوگوں کی وکیل ہیں۔ انہیں مزید خرابی کا اندیشہ ہے۔ جنگ سے پہلے صرف احتجاجی لیڈروں، آتش زنوں اور مسلح لوگوں سے سخت برتاؤ کیا جاتا تھا، مگر جنگ کے دوران اس سختی میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ جنگ ختم ہو، لیکن یہ ڈر بھی ہے کہ اگر جنگ ختم ہوئی تو حکومت اس جنگ کا غصہ قیدیوں پر نکالے گی۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں مستقبل کا نہیں سوچتی۔ جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تذبذب کے مقابلے میں فتح کا جشن حکومت کی خود اعتمادی کا اظہار ہے۔ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آرمن اپنے آئندہ کے بارے میں خوفزدہ ہیں، کیونکہ حکومت میں ان سب کو سزا دینے کی جرأت بڑھ گئی ہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ مستقبل کا سوچ کر میری نیند اڑ جاتی ہے اور اس غیر یقینی سے مجھ پر وحشتناک گھبراہٹ طری ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہم پر سیاسی نوعیت کا الزام لگ سکتا تھا، مگر اس حالت جنگ میں اگر ہم جنگ کے بارے میں رپورٹ کریں تو ہم پر جاسوسی کا الزام لگ سکتا ہے۔ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا احتجاج کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اب بات الگ ہے۔ اب ہماری ساری توجہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے پر ہے۔ یہ اس بات کی ایک یاد دہانی کہ خطرہ کس قدر حقیقی ہے۔ حکومت مخالف احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی تعزیتی تقریب۔ ایسے میں جبکہ دنیا سوچ رہی ہے
کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے کہ نہیں، حکومت لوگوں کی زندگی اور موت کی مالک بنی ہوئی ہے۔ مشرقی وسطی میں جاری جنگ اور آبنۂ ہرمز کی بندش انڈیا میں بعض صنعتوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک شیشے کی صنعت بھی ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہے، اور اس صنعت کا اہم مرکز فیروز آباد ہے، جہاں کی شیشے کی چوڑیاں بے حد مشہور ہیں۔ بی بی سی کے ارونادے مکھرجی نے فیروز آباد کا دورہ کیا۔ انڈیا کا گلاس سٹی کے نام سے مشہور شہر فیروز آباد ملک کا 70% شیشہ تیار کرتا ہے، لیکن یہاں کی بھٹیاں چلانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، جو زیادہ تر آبنائے ہرمز کے راستے آتی ہے۔ جب آمد و رفت رک گئی تو بھارتی حکومت کو گیس کی سپلائی 20% کم کرنا پڑی۔ ہمارا 25% پروڈکشن کم ہو گیا ہے، اور جو ہم تو اسی بنیاد میں رہتے کس طرح چین بنی رہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جو گیس مل رہی ہے وہ میرا کلچر پروڈکشن چلے گا، پھر 3-4 دن کام روکنا پڑے گا، ایسے اگلے فورٹنائٹلی روکنا پڑے گا۔ اگر فیکٹریاں بند ہوئیں تو اس صنعت میں کام کرنے والے 1.5 لاکھ سے زیادہ دیہڑی دار مزدوروں کے روزگار متاثر ہوں گے۔ پہلے مزدوروں کو ہفتے میں کم از کم 6 دن کام ملتا تھا، لیکن امیش بابو جیسے مزدور کہتے ہیں کہ اب یہ 4 یا 5 دن رہ گیا ہے۔ سر بہت دقت آ رہی، گھر میں راشن پانی نہیں ہو پاتا ہے۔ جو پہلے راشن پانی بھر کے کھاتے تھے وہ 3 ٹائم کھاتے تھے، 2 ہی ٹائم کھا رہے ہیں سر ہم اب، اور کچھ جانتے نہیں کانچ کے علاوہ ہم۔ یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار انڈین معیشت کے لیے بہت اہم ہے اور ملک کی جی ڈی پی کا 30% سے زیادہ حصہ بناتے ہیں۔ یہ شعبہ زراعت کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صنعتی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ اہم شعبوں کو ترجیحی بنیادوں پر سپلائی دی جا رہی ہے۔ یہ فیکٹریاں جو جنگ کے اثرات کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب تک یہ تنازع ختم نہیں ہو جاتا اصل نقصان مزدوروں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آج نیوز پہ آتا ہے۔ اگر آپ سے مس ہو جائے تو آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ غزن فیدر کو اجازت دیں۔